लोकसभा चुनाव 2024 लगभग समाप्ति की ओर है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या नतीजे हो सकते हैं, किस तरह से आपको इस चुनाव में मुद्दे देखने को मिले, क्या ये चुनाव कैसे रहा और चुनाव के आने वाले भविष्य में की राजनीति क्या हो सकती है, इस पर आज चर्चा करते हैं विस्तार से अपन। और सातवें और छठे चरण के चुनाव के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अब लगभग खत्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, सातवें चरण की वोटिंग बाकी है, 1 जून को वो भी हो जाएगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे इस लोकसभा चुनाव के। क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रहे हैं कि उन्हें 400 से सीटें मिल जाएगी, वो नहीं होने जा रहा है। ये तो साफ दिख रहा है। जिस तरह से कई जातियों की नाराज़गी, पुरुषोत्तम रूपाला का बयान था, क्षत्रियों के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया था, उसके बाद हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बयानों का नुकसान होता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन जो बना है कई सीटों पे, दिल्ली में, यूपी में, बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो। और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अभी कोई परीक्षा नहीं हुई है। दोनों पार्टियां तो तोड़ के लेकर आ गए हैं अपनी अपनी एनसीपी और शिवसेना, लेकिन कितना चुनाव में वो वोट दिला सकते हैं, इसके ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह बाकी है। महाराष्ट्र में चुनाव वैसे पूरा हो चुका है लोकसभा का, आसान नहीं होगा महाराष्ट्र के अंदर इस बार। वहाँ पे शरद पवार ने भी कहा है कि छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ नज़दीक बढ़ाएगी चुनाव के बाद, लेकिन बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए भी आसान नहीं होगा महाराष्ट्र, जैसा कि मैंने आपको कहा। इसके अलावा पंजाब में भी बीजेपी के लिए आसान रहा नहीं है बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पे स्वीप कर सकती है। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में चले गए थे चुनाव से पहले, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए संभावना पंजाब में खत्म सी है। महाराष्ट्र के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का, एनडीए को नुकसान होगा। जो 41 सीट्स उसकी आई थी 48 में से पिछली बार, इस बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए उतनी आसान नहीं होगी चुनौती। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर सीटें घटेगी भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आसान नहीं बनेगा समीकरण। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसा कि का नुकसान होगा, राजस्थान में बीजेपी को नुकसान होगा। 25 सीट में से 25 सीट नहीं जीतेगी। सिक्कर की सीट बीजेपी हारने जा रही है, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही है। रविंद्र सिंह भाटी की जो सीट है बाड़मेर वाली, वो भी हारने जा रही है बीजेपी, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही है मुझे। और इसके अलावा नागौर की सीट है जो, वो भी बीजेपी हारने जा रही है। बीजेपी के लिए अजमेर की राह भी आसान नहीं है, झुंझुनू की राह भी आसान नहीं है। इसके अलावा जालोर की राह आसान नहीं है। 5-6 सीटों पर बीजेपी का यहाँ पे फंस चुका है मामला। राजस्थान के अंदर बीजेपी इस बार 25 सीटें नहीं जीतेगी, माफ़ कीजिएगा, आप लिख कर रख लीजिए, 25 सीटें नहीं जीतेगी बीजेपी यहाँ पे राजस्थान में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 2 से 4 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी का इतनी नहीं जीतने वाली। इसके अलावा भी 2-4 सीटों में वहाँ पर टक्कर है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक के अंदर जो परजल रेवन्ना का मामला हुआ, इसके अलावा जो कि वहाँ पे इस बार कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी बीजेपी पिछली बार से कम सीटें जीतने जा रही है। 29 की 29 सीटें वहाँ पे नहीं जीतेगी। लेकिन बीजेपी के लिए जो गेन राज्य हो सकते हैं और तमिलनाडु हो सकता है। बीजेपी हो सकता है तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करे। वहाँ पे अन्नामलाई के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 39 सीट्स में से हो सकता है बीजेपी 10-12 सीटें जीत जाए। तो कई उत्तर भारत के जो वहाँ पे नुकसान होगा बीजेपी को, उसका जरूर बीजेपी को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। मैंने आपको बार बार कहा, राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चला है, भावनात्मक मुद्दा है, लहर है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। 2-4 सीटें छोड़ दें कन्नौज, रायबरेली की, तो बीजेपी यहाँ पे सभी सीटें आराम से जीत जाएगी दोस्तों यहाँ यूपी के अंदर। तो वहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से 75 सीट्स बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि बसपा ने भी कैंडिडेट्स खड़े करे हैं और वह सपा का वोट काटेगी। तो इस तरह से सपा कांग्रेस गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है यूपी के अंदर दोस्तों, उसके लिए आसान राह कतई नहीं है। बीजेपी यूपी में स्वीप करने जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वोटिंग हुई है दोस्तों, ऐसा लग रहा है बीजेपी यहाँ भी स्वीप करेगी। ममता बनर्जी को झटका लगने जा रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ संदेश खाली की जो घटना हुई है। हालांकि ममता बनर्जी कह रही है कि मणिपुर पे नहीं बोलते, पहलवान बेटियों पे नहीं बोलते प्रधानमंत्री, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नाराजगी है। कम से कम 25 सीटें बीजेपी यहाँ से ले जा सकती है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, आप लिख कर रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, बिहार से बीजेपी की सीटें घटने जा रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक टांग के ऊपर प्रचार किया है, आपको पता है उनकी टांग में चोट आ गई थी, उसके बाद भी जिस तरह से धुआंधार रैलियां की है यहाँ पे बिहार के अंदर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, आप लिख कर रखिए। 39 में से लगभग 33-32 सीट्स एनडीए गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन कम रहेगा बीजेपी का। चिराग पासवान भी उनके साथ है, उनकी हाजीपुर सीट पे भी मतदान हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों,
चलते हैं गुजरात में बीजेपी स्वीप करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 26 से 26 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, बीजेडी वहाँ पे उनके साथ गठबंधन में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि टीडीपी और पवन कल्याण की जो जनसेना पार्टी है उसके साथ एनडीए का पूरा गठबंधन है। विधानसभा चुनाव के लिए भी था, लोकसभा चुनाव के लिए भी है। यहाँ पे एनडीए हो सकता है विधानसभा में भी सरकार बना ले, लेकिन लोकसभा में सीटें बढ़ेगी निश्चित रूप से। वाईएसआर कांग्रेस को झटका लग सकता है, कांग्रेस का तो जीरो बेटा जीरो आंध्र प्रदेश में है ही। केरल में बीजेपी के लिए उम्मीदें अभी कम है। तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है, 4 से हो सकता है 7-8 सीटें जीत जाए, क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो चुका है। कहीं भी बीआरएस जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है वो मुकाबले में टिक नहीं रही है। आसाम के अंदर बीजेपी की सीटें उतनी ही रह सकती है जितनी पहले थी। तो दोस्तों ये समीकरण है, मैं आपको अब वापस बता देता हूँ। देखिए, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सीटें गिरेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। रोहतक की सीट दीपेंद्र हुड्डा साहब की वो बीजेपी हार जाएगी, 1-2 सीटें और हार जाएगी वहाँ पे हरियाणा के अंदर। जाट वहाँ पे बताया जा रहा है नाराज है, तो हरियाणा के अंदर बीजेपी हारने जा रही है कई सीटें। दिल्ली के अंदर हो सकता है 1-2 सीटों का नुकसान हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन वहाँ पे, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन वहाँ पर है। तो किन राज्यों में बीजेपी की सीटें घटेगी, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान में घटेगी, महाराष्ट्र में घटेगी, बिहार में घटेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हो सकता है हिमाचल प्रदेश में 1-2 सीटें घट जाए। मंडी की जो सीट है वहाँ पे कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में मुकाबला है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में वो सीट भी बीजेपी हार जाए तो 1-2 सीटें यहाँ पे बीजेपी की दिक्कत है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में घटेगी, जैसा कहा। पंजाब में बीजेपी के लिए ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। इन राज्यों में बीजेपी की सीटें घटने जा रही है। अब किन राज्यों में बढ़ने जा रही है, देखिए, पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, तमिलनाडु में बढ़ेगी बीजेपी की सीटें, उड़ीसा में बढ़ेगी, आंध्र प्रदेश में बढ़ेगी, तेलंगाना में बढ़ेगी। इन राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही है दोस्तों। इसके अलावा कहाँ पे बीजेपी सेम प्रदर्शन कर सकती है, देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी में तो खैर बढ़ेगी सीटें। इसके अलावा जो छोटे मोटे राज्य हैं, आसाम वगैरह, यहाँ पे बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो सेम रह सकता है। इसके अलावा कर्नाटक में भी बीजेपी की सीटें गिरेगी, मैं आपको बताने भूल गया। तो ये चुनाव इस तरह से चल रहा है। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आ सकते हैं, देखिए, इस चुनाव में बीजेपी इजीली जीत जाएगी। मेरे हिसाब से बीजेपी एनडीए गठबंधन 290 से 320 सीटें जीत रहा है आज की तारीख में। इंडिया गठबंधन ने टक्कर अच्छी दी है, वो भी 220-230 सीट जीत जाएगा। कहीं लहर नहीं है नरेंद्र मोदी की, ये तो तय है। 10 सालों में एंटी इनकन्वेंसी थोड़ी बड़ी है, बेरोजगारी, अग्निवीर, इन सब मुद्दों पर थोड़ा नुकसान बीजेपी को होता जा रहा दिख रहा है। महंगाई के ऊपर भी विपक्ष ने आक्रामक प्रचार किया, लेकिन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, मजबूत संगठन आज भी बीजेपी का कायम है। विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि, वो बीजेपी का मजबूत पक्ष है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक जरूर लगाएंगे, लेकिन पिछली बार से शायद कम सीटें आए या उतनी ही सीटें आए। 400 सीटें कतई ही एनडीए को नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से 280 से 320 सीटें एनडीए को मिल सकती है। 280 से 320 आप लिख के रख लीजिएगा आंकड़ा। और इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने नहीं जा रहा है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी दावा कर रही है, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अभी जमानत पे आए वो दावा कर रहे हैं। तो सब लोग दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार आराम से बना लेगी। विपक्ष की राजनीति क्या होगी इस चुनाव के बाद, वो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठेगा कांग्रेस के अंदर। क्या गांधी परिवार से वो मुक्ति पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रह पाएगा, इस पर हम चुनाव के बाद चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन क्या इस चुनाव में बीजेपी को रोका जा सकता है, विपक्ष ने अपना दम तो लगाया है, लेकिन देखने वाली बात होगी। इतना आसान जरूर नहीं है विपक्ष के लिए। माहौल बीजेपी के सामने उतना अच्छा नहीं है जितना 2014 और 2019 में था। 2014 में नरेंद्र मोदी की एक ब्रांड था, एक उत्साह था लोगों में। 2019 के अंदर राष्ट्रवाद का मुद्दा था। 2024 में राम मंदिर का मुद्दा है तो सही, लेकिन वो उस तरह से शायद पहुंच नहीं पाया। अगर राम मंदिर का मुद्दा पहुंच जाता है तो हो सकता है बीजेपी 350 पार कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से राम मंदिर का मुद्दा उतना नहीं चल पाया जितना बीजेपी को उम्मीद थी। क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? आप अपनी राय कमेंट भी दीजिए। इस चुनाव में मंगलसूत्र पर बात हुई, कई कांग्रेस की घोषणा पत्र में विवाद हुए, कई इस चुनाव में विवाद हुए। राहुल गांधी रायबरेली में आ गए अचानक से। 7 चरण का लंबा चौड़ा चुनाव हुआ इन गर्मियों में। इस चुनाव में आपने अपना वोट प्रतिशत थोड़ा कम रहा, उत्साह लोगों में कम दिखा। सरकार
कोई नाराज़गी सरकार के खिलाफ जरूर नहीं दिखी, लेकिन इतना उत्साह नहीं दिखा कि सरकार को वापस लाना ही है। नरेंद्र मोदी जैसा कह रहे हैं 400 सीटें जीत पाएंगे। बहुत इंटरव्यूज़ दिए नरेंद्र मोदी ने, 70 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे दिए। आलोचक जो कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू नहीं देते हैं, उन्होंने तूफानी इंटरव्यूज़ चुनाव में दिए हैं। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है। सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी है, 4 जून को जल्दी ही नतीजे आने जा रहे हैं। देखते हैं। धन्यवाद।